हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। लास्ट में हमने क्या देखा था? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को डिस्कस किया था। इसमें देखेंगे कि सीधी सी बात है कि जो डीएनए है, डीएनए मतलब रेप्लिकेट होता है तो किस फॉर्म में, मतलब क्या, कैसे पता चलता है कि रेप्लिकेशन से, और उसका रेप्लिकेशन क्यों होना जरूरी है? क्लियर है? डीएनए अदर देन भी हमने बोला था, डीएनए अगर खुद का अगर रेप्लिका बना रहा है तो ऑटो कैटालिटिक है, पर अगर डीएनए से अदर देन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो कैसा है? हेटेरोकैटालिक। तो हेटेरोकैटालिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्लियर है? तो वही हेटेरोकैटालिक प्रॉपर्टी काय में आती है? प्रोटीन सिंथेसिस में। अब सिंपल, इसमें दो प्रोसेस है। एक आता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डीएनए टू एमआरएनए। अगर डीएनए से क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन क्या फॉर्म हो रहा है? पॉलीपेप्टाइड। मतलब प्रोटीन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो ये हमारी क्या है? प्रोसेस कौन सी? हेटेरोलिटिक। कौन सी? हेटेरोलिटिक। हेटेरोकैटालिटिक थी। कैटालिटिक, सॉरी। इसमें हमें डिस्कस करना है सेंट्रल डोग्मा को। किसको? सेंट्रल इसके बारे में हम क्या देखना है? सेंट्रल डोग्मा। देखो सेंट्रल डोग्मा कैसा? डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, ये हमारी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है? ये मोस्टली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का है। बट अभी जो टिंसल्स ने है, अभी जो फिलहाल में अगर हम कंडीशन करें तो रेट्रोवायरस क्या करता है? ये हमारा नॉर्मल सभी बैक्टीरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली सेम टाइप ऑफ प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। पर कुछ तो चेंज अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होता होगा। सभी के जिसमें एक जैसे चल रहा है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। किसी किसी में भी तो चेंज, कुछ तो एक्सेप्शंस आने। तो एक एक्सेप्शन आता है रेट्रो वायरस में। इसमें रेट्रो वायरस, जिसको हम या तो राइबो वायरस भी बोलोगे। देख बेटा, ये क्या करता है? मेन प्रोसेस क्या है? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। ये क्या करता है? और वायरस है, इसका क्या है? इसके पास भी कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? ये क्या करता है? आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। चेंज हुआ। पहले प्रोसेस कैसे चल रही थी? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। पर यहाँ पे कैसा है? आरएनए था, आरएनए से पहले क्या बना? डीएनए, और डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड। अब वो वाली प्रोसेस से डिफरेंट है। यहाँ से डीएनए से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कहाँ से शुरू हुई? आरएनए से। तो इसको क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो रहा है क्या? ये हमारे नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू पॉलीपेप्टाइड। पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ आरएनए से क्या होगा? डीएनए, डीएनए से फिर एमआरएनए, एमआरएनए से फिर पॉलीपेप्टाइड। सीधी सी बात है। हम इधर ह्यूमन में अगर इस वायरस ने अटैक किया तो क्या हो जाएगा? उसका आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए से वो क्या करेगा? सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट करेगा। आरएनए को डीएनए, हमारी बॉडी हॉस्टेल की तरह यूज करेगा ना, तो आरएनए टू डीएनए, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए से फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट अभी देखते, देखो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा कि एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा।
तो हमें इनमें से दोनों प्रोसेस देखनी है, ट्रांसक्रिप्शन भी देखना है, ट्रांसलेशन भी देखना है। तो सबसे पहले अगर सुनो, ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले हमें देखना है, और ट्रांसक्रिप्शन अभी हम देख रहे हैं पहले प्रोकैरियोट्स में कैसे, तो पहले तो दोनों देखते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन मोस्टली अगर हम बात करें तो क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेज कैरी करने वाला। अब ये मैसेंजर आरएनए का क्या है, मैसेज किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज को कैरी करके लेके जाना। तो ये कौन, डीएनए में स्टोर होती है, मतलब कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा वो कौन कमांड करेगा, डीएनए। तो डीएनए ही क्या करेगा, एमआरएनए मैसेज वाला, मतलब कि इस टाइप का प्रोटीन बनाना है, उस मैसेंजर आरएनए को बनाने का काम एमआरएनए का। ये डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, क्लियर है। तो अगर सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा है, सिंपल एक बात है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसकी दोनों की दोनों टेम्पलेट तो यूज होने वाली नहीं है, इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड तो यूज होने वाले नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड में डीएनए प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में। तो एमआरएनए जो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कहां पे होती है, न्यूक्लियस में। पर जो ट्रांसलेशन होती है, क्या ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में। कहां पे, साइटोप्लाज्म में भी, राइबोसोम्स में। कहां पे, राइबोसोम्स के पास में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। और जो फॉर्मेशन मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है सेल साइकिल के G1 एंड G2 वाले फेज में होती है। कब होती है, G1 ठीक है। अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहला क्या आता है इसमें, अगर हम सबसे पहली चीज, अगर कोई भी प्रोसेस है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इनिशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस में डिवाइडेड है। पहला कौन सा, इनिशिएशन, सेकेंड एलोंगेशन, थर्ड आती है टर्मिनेशन। क्या होती है, टर्मिनेशन। मतलब इनिशिएट यहां से हुई, यहाँ पे इलोंगेट हुई, मतलब पूरी हुई, और यहाँ पे आके खत्म कर दी, क्लियर है। तो 3 स्टेप याद रहेगी कौन कौन सी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, एक एंजाइम का यूज किया जाता है, कौन सा, सिर्फ एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। हमने यूज किया इसके पहले डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, आरएनए का फॉर्मेशन है तो क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे, क्लियर है। सेम जैसे डीएनए पॉलीमरेज का था, आरएनए पॉलीमरेज का भी काम, भाई मैं 5th to 3rd एंड पे ही काम करूंगा। मैं किधर काम करूंगा, 5th to 3rd एंड पे। सेम रूल मिल रहा है, पक्का। अब देखो, अब सिंपल आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स पे। 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होते हैं, एक होता है प्रमोटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या करता है, प्रमोट करता है, यहां से स्टार्ट होता है। और टर्मिनेटर का काम नाम से ही समझ में आता है, खत्म करेगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें डीएनए में, यूकैरियोटिक की बात करें, मसली अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उनका मोस्ट ऑफ द जो जीन था, जो जीन मोस्ट ऑफ द जीन प्रेजेंट थे, हेट्रोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन के बारे में देखा था, याद है। यूक्रोमैटिन मतलब जो फंक्शनल पार्ट है, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्ट। तो प्रोकैरियोट में तो मोस्टली पार्ट यूक्रोमैटिन का था, पर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन था उनका, हेट्रोक्रोमैटिन है, मतलब अननेसेसरी, यूजलेस, जो काम का नहीं है। तो हमें काम के कौन से पार्ट है, यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन को हमें देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इतने बड़े डीएनए में यूक्रोमैटिन मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, तो उसको ढूंढने के लिए कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि भाई यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बनाए, समझ लो, ठीक है, समझो ये यहाँ पे ये प्रमोटर साइट है और यहाँ पे आके टर्मिनेट होना है, तो इसके बीच में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल जीन।
मतलब इसी का तो स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, यही तो mRNA फॉर्म करना है। तो सबसे पहली चीज ये जो आरएनए पॉलीमरेज, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले ये बोलता है मैं अकेले, जैसे कि आरएनए वहां पे डीएनए पॉलीमरेज क्या बोल रहा था कि भाई मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए आरएनए प्राइमर, जब तक नहीं लगेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा और मैं 5 to 3rd एंड ही काम करूंगा। क्लियर है, उसका ये रूल था। तो ये भी बोलता है भाई हमें पहले प्रमोटर साइट ढूंढ के तो दो, शुरू कहाँ से करना है खत्म कहाँ से करना है, हमें पहले साइट तो चाहिए। तो प्रमोटर साइट को ढूंढने वाला जो एजेंट, जो फैक्टर होता है उसको बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। क्या बोला जाता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा सिग्मा फैक्टर क्या करता है? प्रमोटर साइट ढूंढता है। प्रमोटर साइट भाई कहाँ पे है, हम ढूंढते हैं, प्रमोटर साइट मिला तो फिर उसके बाद टर्मिनेट कहाँ पे करना है, उसको भी, उसके लिए भी तो एक फैक्टर चाहिए कि भाई यहाँ पे टर्मिनेट करना है, इसके आगे हमको बढ़ना नहीं है, इलॉन्गेट नहीं करना है, तो इसके लिए कौन सा फैक्टर होता है? रो फैक्टर। इतना डन हुआ क्या? समझा? मतलब प्रमोटर को ढूंढने के लिए कौन? जैसे सिग्मा फैक्टर मिला, सिग्मा फैक्टर है प्रमोटर साइट, तो भाई हमारा एक्टिवेट कौन हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और खत्म कहाँ तक करने है उसके लिए कौन सा फैक्टर हमारे पास में? रो फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अब ये पार्ट था स्ट्रक्चरल जीन। अब इसमें भी 2 स्ट्रैंड होते हैं और हमें तो बनाना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्लियर हो रहा है? हमें बनाना कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये दोनों तो हमें यूज के लिए रहेंगे, तो हमेशा याद रखना हम जो यूज करेंगे, देखो क्या हुआ? ठीक है, प्रमोटर ने साइट्स रिकॉग्नाइज किया सिग्मा फैक्टर के कारण, ठीक है, एक एंजाइम के कारण उसको प्रमोटर साइट मिली। अब क्या आना है कि अब सीधी सी एक बात है, स्टार्ट करना है। तो इसमें भी 2 स्ट्रैंड होते हैं। क्या होता है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, प्रमोटर जो होगा, प्रमोटर किससे रिकॉग्नाइज करेगा? 5th एंड से। 5th एंड पे ही तुमको प्रमोटर साइट मिलेगी हमेशा। प्रमोटर साइट पे कुछ ऐसे कोडॉन्स लगे होंगे जिससे वो कंफर्म करेगा कि यहाँ से हमें क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। क्लियर हो रहा है? देखो अब सिंपल एक बात आती है, इसमें 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड होगा जो होगा कोडिंग स्ट्रैंड, जो एग्जैक्ट कॉपी जो आरएनए बनेगा उसकी कॉपी रहेगा, और एक होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमें जो हमेशा जब भी हमें एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए अगर लेना है तो वो किससे बनेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वर्क किधर से करेगा? अरे बाबा 5 to फॉर्मेशन कैसा होगा? आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा हम कहाँ से फॉर्म कर रहे हैं? 5 to 3rd एंड से। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट? कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड को हम एक और नाम से बोलते हैं सेंस कोडॉन, सेंसर साइट बोलो, सेंस स्ट्रैंड बोला, सेंसर स्ट्रैंड बोलो, सेंस स्ट्रैंड, और ये नॉन सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है? टेम्पलेट कैसा है? मतलब सेंस किससे, अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड को देखें और एमआरएनए को देखें तो एग्जैक्ट दिखते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा? हमें पता है आरएनए में किसको रिप्लेस करके यूरासिल आता है? क्या? आरएनए में किसको रिप्लेस करके यूरासिल आता है? वो साइटोसिन। बता पक्का? हाँ, ये बोलिए सब। साइटोसिन को रिप्लेस करता है कि थायमिन को रिप्लेस करता है? किसको रिप्लेस करता है पहले बताओ? थायमिन को रिप्लेस करके कौन आता है? यूरासिल। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? अगर कोडिंग स्ट्रैंड पे जहां जहां पे थायमिन रहेगा, एमआरएनए में सिर्फ क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। यहाँ देखो, आओ यहाँ पे, पहले ये देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक डायग्राम, देखो ये यही से सिंपल देख लो, नहीं तो देखो ये प्रमोटर साइट है, ठीक है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है पूरे के पूरे डीएनए को नहीं खोलता, क्या करता है? जहां से प्रमोटर साइट है जितना जितना यूज है उतने उतने क्या करता है? डीएनए को डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि ये देखो,
इधर का काम का नहीं था, ठीक है, इतना फिलहाल में काम का है, ठीक है। तो इसको क्या किया इसने, इलोंगेट कर दिया, ठीक है, इतने इलोंगेट कर दिया और यहाँ से हमारा स्ट्रैंड, हमारा आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर हो रहा है? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशिएशन, यहाँ से ये इलोंगेशन की प्रोसेस, और जहां पे जाके जैसे ये हो गया यहाँ दिख रहा है ना, ये प्रमोटर साइड थी, अब ये आगे जा रहा है, अब यहाँ पे हमारा बीबी एमआरएनए आरएनए बनना शुरू हुआ है। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे हमारे कौन सी साइड प्रेजेंट है, टर्मिनेटर। तो यहाँ पे देखो पहले इसका काम था तो इसको इलांगेट किया, जैसे जैसे जितना जितना यूज होगा उतना ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इलांगेशन मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को डिफरेंशिएट करेगा, पूरे के पूरे साथ में नहीं करेगा। क्लियर है? पहले इसका काम था यहाँ से क्या आरएनए बना, अब पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, ये प्रॉपर हमारा जो डीएनए था वैसे के वैसे बन गया और हमें आरएनए मिल गया। क्लियर हो रहा है? तो ये रहेगा इनिशिएशन, इलोंगेशन, और जहाँ पे खत्म हो जाएगा आरएनए एमआरएनए आपको मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन। यहाँ तक डन है? अब देखो बनाता कैसे, डायग्राम दिख रही है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, किसका, डीएनए का, ठीक है। इससे हमें बनाना शुरू करना है और वर्क कहाँ से करेगा, 5th to 3rd एंड में। अब इसके जैसी कोडिंग हमको लगानी पड़ेगी, टी की जगह पे क्या आना चाहिए, ए, सी की जगह पे जी, ए के साथ यू, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो आरएनए में क्या बोलते हैं, एडेनाइन की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगी, यूरासिल के साथ में, ग्वानाइन की साइटोसाइनाइन, थायमिन की एडेनाइन, साइटोसाइनाइन की ग्वानाइन, एडेनाइन की यूरासिल, थायमिन की एडेनाइन, ग्वानाइन की साइटोसाइन। तो इस तरीके से इससे ये जो स्ट्रैंड बना, ये हमारा क्या है, एम आरएनए। बट अगर हम देखें इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को और ये जो हमारा एमआरएनए बना, अगर उसको अगर कोडिंग स्ट्रैंड को देखें तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिख रहा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, जहां जहां थायमिन है वहां पे यूरासिल आ जाएगा। तो सिंपल, इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि कोड तो मेन कौन डिटरमाइन कर रहा है, यही स्ट्रैंड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है? मतलब मेन एग्जैक्ट हमें जो एमआरएनए बनाना है, जो कोडिंग बनाना है, वो तो इसी के ऊपर में कोड है ना, पर हम यूज किसको कर रहे हैं, टेम्पलेट को, क्योंकि इसको अगर हम यूज करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, कोई अदर देन क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हमेशा ये जो साइट है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये भी डिसाइड कौन करता है, ये प्रोमोटर से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी डीएनए को पता होता है ना कि कौन से साइट पे कौन से टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके हमें प्रोटीन बनाना है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक डन है क्या? पक्का? अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो उनमें सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। कितना? कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज। पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनके पास में 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब तीनों का काम अलग है, तीनों का काम अलग अलग। देखो अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो ये डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो क्या बनाएगा, एमआरएनए। और अगर आरएनए पॉलीमरेज अगर 3 है तो क्या बनाएगा, एचएन हेट्रोजीनस। क्या होगा, एचएन का लॉन्ग फॉर्म हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आरएनए, हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आरएनए। याद रहेगा ये किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में। क्लियर है? और प्रोकैरियोट्स में ओनली सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। सबसे पहली चीज अब देखो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। सॉरी, हम क्या देख रहे थे, क्या है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए टू एमआरएनए। अब सीधी सी एक बात है, जब डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता है। एमआरएनए को कन्वर्ट करने के पहले जो सीधी सी बात है, जो इलॉन्गेशन वगैरह की जो प्रोसेस हुआ, पहले क्या हुआ, इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन के बाद टर्मिनेशन प्रोसेस हुआ था। पॉलीमरेज ने, किसने किया था, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा था, एक ही एंजाइम यूज हो रहा था, बट इनिशिएशन कौन करवा रहा था, कैसे पता चल रहा था रिकॉग्निशन साइट, कौन सा फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर पहले लोकेट कर रहा था और रो फैक्टर एंड करवा रहा था टर्मिनेशन। तो जो डीएनए बना, सॉरी जो आरएनए बना, अब वो कैसा था, HN आरएनए। क्या है, HN आरएनए, मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस और कैसा है, न्यूक्लियर के अंदर में फिलहाल में ये आरएनए। अब इसका कन्वर्जन हमें एमआरएनए में करना है, किसका, HN आरएनए में। और ये किसमें होता है, यूकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो सिंगल हो जाता है, सीधी बात है, वो बकवास नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी बहुत कम साइट्स ऐसी होती है जिसकी सॉरी हाइड्रोक्रोमैटिक बहुत कम होता है, यूक्रोमैटिक ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली उसमें एक ही बार में एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। पर यूकैरियोटिक में 3 टाइप ऑफ बनते हैं, पॉलीमरेज 1 से अलग, पॉलीमरेज 2 से अलग, पॉलीमरेज 3 से अलग, ठीक है। तो जैसे ही HN आरएनए बना, अब इसका कन्वर्जन करवाना है एमआरएनए में, तो HN आरएनए टू एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए 3 प्रोसेस होती है। एक होती है कैपिंग, स्प्लिशिंग एंड टेलिंग। क्लियर? अब सीधी सी बात है, कैपिंग मतलब कोई भी कैप लगाना, तो यहाँ पे लगाई जाती है मिथिल ग्वानोसाइड ट्राइफॉस्फेट की, किसका, मिथिलेटेड ग्वानोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये दिख रहा है MGPP। ये 5th एंड पे ऑफ जो HN आरएनए उस पे अटैच किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हम मिथिलेटेड ग्वानोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो ऐड करते हैं, यहाँ पे जो कैप लगाते हैं 5th एंड पे, उसी को क्या बोलते हैं, GPP। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपिंग। अब क्यों लगाना होता है, सबसे पहले समझ लो। जो HN आरएनए फॉर्म हुआ है, ये देखो, ये बना रही है, इसमें ना 2 अलग अलग, एक पार्ट होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और कुछ होता है जो काम का नहीं होता है। जो HN आरएनए बना ना, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये पार्ट, थोड़ा सा समझना, जो डार्क में बना रही हूँ ना, हाँ, ये हो गया। जो काम का पार्ट नहीं है वो कौन सा, इंट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रॉन। ये क्या है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी क्या है, इंट्रॉन, ये भी क्या है, इंट्रॉन। क्लियर हो रहा है? अब जो काम का पार्ट है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक्सॉन। क्या हो जाता है, एक्सॉन। अब हमें इंट्रॉन का काम नहीं है, तो हमें इंट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। इंट्रॉन को रिमूव करेंगे और एक्सॉन को ज्वाइन करेंगे, तो हमें जो है वो एमआरएनए मिल जाएगा। हमें काम का कोडिंग का ही मतलब है ना, जो डिकोडेड है, जो काम का नहीं है, वो लेके मतलब है क्या, नहीं। तो एचआरएनए में से इंट्रॉन को रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लिसिंग। क्या बोलोगे, जो इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन को जो रिमूव करेंगे, इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को क्या, इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को ऐड कर ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लिसिंग। डन। कैपिंग मतलब 5th एंड पे क्या ऐड किया, मिथिलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कैप ऐड किया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिंग। इंट्रॉन को रिमूव करना और एक्सॉन को ज्वाइन करवाना, मतलब एक्सॉन को, इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, इट्स अ स्प्लिसिंग। अब देखो, ये जो 3rd एंड है, टेलिंग देखते हैं, उसके पहले हम देखते हैं पॉली एडिमिलेशन। क्या, पॉली एडिमिलेशन। ये जो 3rd एंड है, 3rd एंड पे एडेनाइन के जो है ना ग्रुप लगाना, पॉली एडेनाइन 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 को ऐड करते चलना, ठीक है। ए जैसे कि ए समझ रहा है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनिलेशन। कोणत्या एंड पे, थर्ड एंड। क्लियर हो रहा है क्या, पॉली एडिनिलेशन। अब नेक्स्ट लास्ट इज 10। क्या है, 10। अब क्या रिमूव हो गए थे, इंट्रॉन हटा दिया, इंट्रॉन हटाया। अब आएगा डीएनए लाइगेज का काम, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, एंजाइम है, और किसको जोड़ेगा, एक्सॉन को। हाँ, एक्सॉन को एक्सॉन से ऐसे कनेक्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे टेलिटिंग। क्लियर है क्या, पक्का, पूरा समझा। अब जो फाइनली जो बना, अब ये क्या है हमारा न्यूली फॉर्म mRNA, जिसके ऊपर में प्रॉपर प्रोटीन की कोडिंग है। प्रोटीन कैसा बनना चाहिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अब इस न्यूली सिंथेसाइज का में है mRNA में। अब ये mRNA बना, ये कहाँ पे बना, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियर पोल से बाहर कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। फॉर्मेशन ऑफ mRNA न्यूक्लियस में होगा, पर बाकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में भी वो कौन करेगा, राइबोसोम। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जेनेटिक कोड। क्या, जेनेटिक कोड। मुझे एक बात बताओ, अभी हमने किया क्या था, डीएनए था, डीएनए पे क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बना, mRNA। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं mRNA से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनाना है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाना है। इस प्रोसेस को क्या बोले हमने, ट्रांसलेशन। अब सीधी सी बात है, इस mRNA को ट्रांसलेशन क्यों बोला, इसके ऊपर जो कोड रहेंगे उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं डीएनए में बात करूं, डीएनए में तो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइनिन और थायामिन, इन्हीं की न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है ना। डीऑक्सीराइबोस एडेनोसाइन, फॉस्फेट। क्लियर हो रहा है, इन्हीं का प्रेजेंट है। एमआरएनए में एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइनिन और यूरासिल। क्लियर है। अब ये दोनों ही तो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड से हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है। एमआरएनए बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, न्यूक्लियोटाइड का, ये भी न्यूक्लियोटाइड का। पर प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड। मेन चीज क्या है, उसके छोटे छोटे पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हमें ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इनके कोड को डिटरमाइन करके अमाइनो एसिड में लेके जाना है। तो ऐसा क्या है, अगर ये ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स है, ऐसे कौन से न्यूक्लियोटाइड है जिससे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा क्या कोड है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड। एमआरएनए पे कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं, सीक्वेंस प्रेजेंट है ना। सिंपल अगर मैं एमआरएनए बनाऊं, 5th एंड 2, यहाँ पे कोडिंग कुछ ना कुछ होगी, कुछ भी लिख दिया। क्लियर हो रहा है। एक फर्दर ऐसे इमेजिनेशन से, ठीक है। एक हमने एमआरएनए बनाया, क्या है हमारा ये एमआरएनए। अब हमें एमआरएनए से अमाइनो एसिड बनाना है। तो बाबा ये जो कोई ना कोई अगर एक बात समझ में तो आ रही, ये जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से ही तो अमाइनो एसिड का कुछ ना कुछ कोड बन रहा होगा, तब जाके तो प्रोटीन के लिए कोई इंफॉर्मेशन जा रही होगी ना भाई। एक अमाइनो एसिड का ये कोड, भाई इस अमाइनो एसिड के लिए अगर हम बात करें, कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20। कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 होते हैं। तो ये 20 कोड के लिए न्यूक्लियोटाइड कितने है बाबा, 4। कैसे होगा, कैसे बन रहा होगा, सभी के लिए दिमाग में था,
अलग अलग। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर में कंट्रीब्यूशन किया। अकेले बायोलॉजिस्ट नहीं, फिजिसिस्ट सब सभी आए कि भाई सभी सोचने लगे कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से 20 अमाइनो एसिड्स कैसे बनेंगे। अगर सिंपल लॉजिक तो यही है ना, 4 अमाइनो एसिड्स और 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4 न्यूक्लियोटाइड से 20 अमाइनो एसिड्स बनाने, तो कैसे होगा। तो उसमें एक साइंटिस्ट है गैमो, कौन है गैमो, ये फिजिसिस्ट है, ठीक है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले बोला अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है, उनका पहला कंसेप्ट क्या था, जो गैमो है, गैमो ने क्या बोला, उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए। एक तो पहला बोला अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक ही अमाइनो एसिड को कोड करे, क्या, अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमाइनो एसिड की कोड करे तो सिर्फ कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, 4। क्लियर है। कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, 4। उन्होंने दूसरा, अगर ये सिंगल करेगा, एक एक करेगा तो एक ही बनेगा। उन्होंने क्या बोला, अगर हम 2-2 की पेयरिंग में लें, 2 न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड अगर अमाइनो एसिड की कोड करे, कितने, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो कितने बनेंगे, 4 है। 4 अमाइनो एसिड से 4 न्यूक्लियोटाइड है और 2 की पेयरिंग करे तो क्या हो जाएगा, सीधा 4 का स्क्वायर कर दे तो कितने बनेंगे, 60। सही तो किया ना, अरे हाँ ना बाबा, 4 2 जा 4 अमाइनो एसिड है, हर एक का 2 कोड कर रहे तो रेस्ट टू द पावर 2 पे जाएगा ना, तो कितनी कोड बनाएगा, 16 अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। पर तो ये भी लॉजिक बनेगा क्या, यहाँ पे 1 कितने अमाइनो एसिड है, 20। 16 के लिए कोड होगा, तो भी ये भी लॉजिक पॉसिबल नहीं है। पहला लॉजिक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर करेगा कोड तो सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड बनेंगे। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड करेगा तो सीधी सी बात है कितने बनेंगे, 16। फिर 4 कहाँ गए, 4 के लिए कोड क्या होगा, वो भी। तो फिर उन्होंने एक और चीज बोली, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड का अगर हम सीक्वेंस ले तो पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। 3 अगर न्यूक्लियोटाइड को अगर हम ले, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कितना बन सकते हैं, 64 अमाइनो एसिड। ये कुछ लॉजिक लग रहा है, 20 है तो 64 अगर कोडिंग बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि 20 अमाइनो एसिड बन जाएंगे अगर हम क्या करें, 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर साथ में पेयर करें। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड है एक के लिए कोड हो, ये 3 न्यूक्लियोटाइड अलग के लिए दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड हो, ये 3 न्यूक्लियोटाइड अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड हो। क्लियर हो रहा है। तो इससे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 3 न्यूक्लियोटाइड से हम 20 अमाइनो एसिड की कोडिंग तो निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना कोडिंग के तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। कुछ तो डीएनए कुछ तो हो रहा होगा ना, कुछ कोड को डिटरमाइन करके तभी तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बन रहा होगा, क्योंकि प्रोटीन को अगर बनाना है तो हमें अमाइनो एसिड को कोड करना ही पड़ेगा। अमाइनो एसिड चाहिए, अमाइनो एसिड की कोडिंग कौन लेके जा रहा है, एमआरएनए लेके जा रहा है। 1 कोड से पॉसिबल नहीं है, 1 न्यूक्लियोटाइड से, सेकंड से भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी किससे लग रही है, 3 न्यूक्लियोटाइड से। किससे, 3। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, गैमो की बात को ध्यान में रखते हुए और फर्दर इसके ऊपर में स्टडी हुई। फिर जेनेटिक कोड का प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन एक तो चार्ट जो है वो प्रिपेयर किया डॉक्टर हरविंद खुराना ने। किसने, हरगोविंद खुराना। मैं हरविंद ही बोलती, पता नहीं क्या हो जाता है, हरगोविंद। और इसके लिए पता है इनको क्या मिला था, गोविंद, हरगोविंद प्राइज। बिंद, बिंदी है ना, एक मिनट, वी के जगह वी चाहिए। मैंने फिर तो सही तो बोली थी, हरगोविंद। तूने विंद बोला, तूने गोविंद बोला,
मीना, ठीक है, बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने कोड दिया, एक चार्ट प्रिपेयर किया, हर चार्ट में पर्टिकुलर कोड को, जैसे AUG, UGA, एक प्रॉपर कोडिंग पे क्या बोला इन्होंने कि हर एक अमाइनो एसिड का कोड एक अलग अलग क्या फॉर्म करता है, सॉरी, अमाइनो एसिड को कोड करता है। हर 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें, यार हमने क्या बोला, हर एक कोड जो रहेगा परफेक्ट, मतलब 3 कोडॉन को, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर हम ले तो एक कोड बनेगा और इस एक कोड से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की कोडिंग होगी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपके बुक में पूरा चार्ट दिया हुआ है, हर डॉक्टर अरविंद खुराना वगैरह ने जो स्टडी वगैरह किया था उसका पूरा चार्ट दिया है कि कितने अमाइनो एसिड। देखो सबसे पहली चीज एक बात याद रखना, 64 अमाइनो एसिड्स बने थे, ठीक है, 64 अमाइनो एसिड्स की कोडिंग बनी थी। हो सकता है एक के लिए मल्टीपल भी हो, एक 20 अमाइनो एसिड्स है ना, तो 20 अमाइनो एसिड्स में से अगर कोई, बहुत सारे ऐसे हैं कि एक से ज्यादा मल्टीपल फॉर्म ऑफ में उसमें उसके क्या हो, कोडिंग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं, ल्यूसीन के लिए 6 कोड दिए हुए हैं, जिसमें से देखो UUG, UCUG, तो ल्यूसीन 6 अलग अलग कोडिंग के साथ में फॉर्म हो सकता है। वैसे ही इसके लिए सिंगल है, मिथियोनाइन के लिए कितना है, सिंगल, AUG। वैलिन के लिए इतने सारी कोडिंग्स है। क्लियर हो रहा है? तो ये कैसे 64 में से जो 20 अमाइनो एसिड्स है इसके लिए मल्टीपल कोडिंग्स फॉर्म हो सकती है, पर ये 64 में से सिर्फ कितने हैं, 61 कोडॉन ही कैसे हैं जो कोड करते हैं, और 3 कोडॉन कैसे हुए विदाउट कोडिंग है, इसके पास में वो कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनाते। तो 64 में से याद क्या रखना है, ओनली 61 इज रिस्पॉन्सिबल रहते हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए। 3 कैसे होते हैं, खाली कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड अलग अलग कोड करता है। तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जेनेटिक कोड की। पहला क्या है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड। देखो इधर mRNA बनाते हैं ऐसा ही, 5th end to 3rd end। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हम हर जो जितने भी ये का स्ट्रक्चर बने हमने ऐसे ही mRNA। पहला क्या बोल रहा है, जेनेटिक कोड कैसे होता है, ट्रिपलेट कोड होता है। जो जेनेटिक कोड होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अरविंद खुराना ने, जो बाकी सब लोगों ने बोला था कि सिंपल जितने भी साइंटिस्ट ने, कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड है, 3 जो कोडॉन है, इन ट्रिपलेट कोडॉन से, 3 कोडॉन से एक अमाइनो एसिड क्या होता है, कोड होता है। जैसे कि हमने पहले लिखा AUG किसको कोड कर रहा है, मिथियोनाइन को। किसको कोड कर रहा है, मिथियोनाइन। तो ये मिथियोनाइन को ही कोड करेगा, और ये सिर्फ अगर ह्यूमंस की बात करें, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जो ट्रिपलेट कोडॉन है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन किसको बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो रहा है? अब जेनेटिक कोड कैसा होगा, हमेशा ट्रिपलेट कोड होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेम रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं AUG अगर मिथियोनाइन को अगर बना रहा है तो सभी में AUG मिथियोनाइन को ही कोड करेगा। क्लियर है? तो यूनिवर्सल है, क्या बोल सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ट्रिपलेट कोडॉन ही जेनेटिक कोड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। मतलब अगर हम mRNA को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, mRNA को अगर देख रहे हैं, तो इसकी पोलैरिटी हमेशा 5th end to 3rd end ही रहेगी। हमें हमेशा जब भी हम रीड करेंगे तो किधर से रीड करेंगे,
फिफ्थ टू थर्ड एंड। इसकी पोलैरिटी ही किधर रहेगी, फिफ्थ एंड टू थर्ड एंड तक। आप थर्ड एंड से अगर गिनोगे ना, इधर से अगर रीड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, कोड ही चेंज हो जाएगा। तो कभी भी रीडिंग किधर से होगी, हमेशा फिफ्थ टू थर्ड। क्लियर है? क्या बोले, जेनेटिक कोड इज अ नॉन ओवरलैपिंग। देखो यहाँ पे अब हमने पहले जो 3 कोड है, पहले जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, पहले जो 3 कोडॉन है, इसको हमने क्या कर लिया, एक के लिए कोड कर लिया। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट कोडिंग करेंगे वो हमें इन यहां से नहीं करनी है। एडेनाइन के बाद जो यूरासिल है, यूरासिल से कोडिंग नहीं करनी, ये ओवरलैप नहीं होते। ये जो 3 यूज हो गए वो यूज हो गए, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट जो कोडिंग स्टार्ट होगा ये 3 कोडॉन के बाद वाले कोडॉन से स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है? ये ओवरलैप नहीं हो सकते। जैसे हमने एडेनाइन से यूरासिल और ग्वानाइन तक गए तो सेकंड कोडिंग कभी भी यूरासिल से स्टार्ट नहीं होगी। ये तीनों कोड कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या करोगे, ये 3 कोड ट्रिपलेट कोडॉन पहला यूज हो गया तो नेक्स्ट जो आने वाला कंसेक्यूटिव कोडॉन है वही से हम क्या करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये ओवरलैप नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है, जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस। अगर हमें जेनेटिक कोड को लिखना है तो मैं इस तरीके से, ये जेनेटिक कोड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, AUGCCUGGUA। क्लियर हो रहा है? इनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं लगेगा। mRNA में भी दिख रहा है कि यहाँ पे भाई ये 3 होंगे तो कॉमा लगाएंगे, 3 होंगे तो कॉमा लगाए नहीं। तो ये जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, कॉमा लेस होते हैं। क्लियर है? चारों पॉइंट, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डन है। पहली क्या थी, ट्रिपलेट कोडॉन में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है वही हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड। मतलब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड को कोडिंग करने का काम करते हैं, उसको जेनेटिक कोड बोलोगे। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट पोलैरिटी हमेशा किधर से, रीडिंग कहां से होगी, फिफ्थ टू थर्ड एंड। पोलैरिटी फिफ्थ टू थर्ड एंड पर रहेगी, रीडिंग हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, सॉरी ओवरलैप नहीं करेंगे। हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को यूज कर लिया तो इसके बाद वाला, ये तीनों में से सेकंड वाला जो सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है वो कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। जो सेकंड कंसेक्यूटिव बेस है उसका यूज नहीं होगा। और क्या होते हैं, कॉमा लेस। कॉमा लगाते हो क्या, 3 हो गया भाई, ये कॉमा लग गया, ये कॉमा लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। सिंगल कोडॉन जो है सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक जो कोडॉन जो फिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं AUG मेथियोनाइन को कोड करता है चलेगा, पर एक से ज्यादा भी जो कोडॉन्स है सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ल्यूसीन के 6 कोड प्रेजेंट है, सिस्टीन के 2 कोड प्रेजेंट है, तो मतलब वो अलग अलग कोड भी तो सिंगल अमाइनो एसिड के लिए है ना, उसी को क्या बोला जाता है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में क्या होती है, डीजेनरेसी। मतलब जरूरी नहीं कि सिंगल जो कोडॉन है वो एक ही अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड, बहुत अलग अलग कोड भी सिंगल अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ सकते हैं ल्यूसीन कितने 6 अलग अलग कोड प्रेजेंट है, सिस्टीन के 2 अलग अलग कोड प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये क्या है, डीजेनरेसी। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं AUG की मेथियोनाइन या फिर UUG की ल्यूसीन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है AUG जब भी कोड आएगा वो मिथियोनाइन ही अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा। क्लियर हो रहा है क्या? मिथियोनाइन AUG का कोडिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में AUG क्या फॉर्म करेगा, क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। मींस सुन, इसके लिए फिर बनाना पड़ेगा। देखना
ठीक है, ये क्या है, जब से एक ही सिस्टम है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई सिंगल कोडॉन अगर किसी अमाइनो एसिड को बना रहा है तो अल्टरनेट में कोई और कोडॉन के साथ में वही सेम अमाइनो एसिड नहीं आएगा। समझे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथियोनाइन है तो अल्टरनेट में एक छोड़ के फिर ये अल्टरनेट होगा, तो यहाँ पे फिर से AUG की कोडिंग अल्टरनेट मैनर में, टू अल्टरनेट मतलब दो अल्टरनेट मैनर में सेम कोडॉन सेम जो कोडॉन की अमाइनो एसिड की कोड नहीं है। क्लियर है? तो ये क्या है, जेनेटिक कोड कैसा है, एम्बिगुअस है, मतलब टू अल्टरनेट जो कोडॉन है वो सेम जो पहले जो अमाइनो एसिड की कोड आई थी वो फिर से रिपीट नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन हमेशा याद रखना, पूरा mRNA कंटिन्यू mRNA, आगे इधर कर लो, ठीक है, समझो यहाँ से अमाइनो एसिड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड सॉरी mRNA स्टार्ट हुआ है। mRNA में जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो कोडिंग को ट्रांसलेट करने का स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा AUG से, जहां AUG दिखेगा वहीं से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ गए, देखो यहाँ दिखा पहला कोड AUG, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यही से क्या होगा, इनिशिएट होगा। तो हमेशा याद रखना, इनिशिएट करने के लिए मतलब ट्रांसलेट कोड को ट्रांसलेट करना है तो हमेशा फिफ्थ एंड पे शुरू कहां से होगा, AUG से। क्लियर है? पक्का? अब क्या आ रहा है, टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन हमेशा स्टॉप कोडॉन से होगा। टर्मिनेटिंग कोडॉन कौन से कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन, और कितने हैं, मैंने पहले ही बोला ना, 64 में से 61 क्या है, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 3 जो है अमाइनो एसिड की कोडिंग ही नहीं करते हैं। क्लियर है? तो टर्मिनेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से, AUG, UAG और UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन। ये जहां पे भी एंड करेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, हमें अभी पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अभी प्रोसेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। क्लियर है? ये तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलते ही जाएगा। क्लियर है? तो शुरुआत करने के लिए और एंड करने के लिए दोनों के लिए कोडॉन फिक्स है। स्टार्ट हमेशा AUG, स्टॉप हमेशा इन तीनों पे। क्लियर? गलती से समझोगे, जस्ट शुरू हुआ और यहाँ पे समझो भी ज्यादा स्टेप नहीं गए, थोड़ा दूर गए और क्या आ गया, ये कोई स्टॉप कोडॉन आ गया, तो वहां पे बंद होना पड़ेगा। हाँ। पर अगर ज्यादा अगर प्रोटीन बना ही नहीं है, 2-4 अमाइनो एसिड्स का भी लिंकेज बना है, तो स्टॉप होगी क्या, नहीं, तो फिर दूसरे कोडॉन के लिए वेट करेगा। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। देखो, कोडॉन प्रेजेंट होंगे mRNA पे, कोडॉन किस पे प्रेजेंट होंगे, mRNA, और कोडॉन कौन है, AUG, जो इनिशिएट करेगा वो क्या हो जाएगा, कोडॉन, शुरुआत वाला जो कोडॉन mRNA वाले, ये कोडॉन हो जाएंगे। एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं tRNA। एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, tRNA मतलब ट्रांसफर RNA। जो ट्रांसफर RNA है, देखो एक tRNA थोड़ा सा दिख रहा है, ये tRNA का स्ट्रक्चर है, हम बाद में देखेंगे। देखो, ये 5th है, ये 3rd है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये लूप, ये एंटीकोडॉन लूप है। तो अगर ये AUG है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, G को कौन कट करेगा, U, A को G, सॉरी U को T, C, U को कौन कोड करता है, यूरासिल को कोड कौन करता है, थायमिन करता है।
कोड कौन करता है उसका अल्टरनेट? एडेनाइन की थायमिन के साथ होती है, थायमिन को रिप्लेस करता है तो कौन आता है? यूरासिल। तो किसके साथ पेयरिंग होगी यूरासिल की? एडेनाइन के साथ रे बाबा। मैंने क्या बोली? एडेनाइन थायमिन के साथ पेयर होता है, थायमिन रिप्लेस करके यूरासिल आता है, तो यूरासिल किसके साथ पेयर होगा? एडेनाइन के साथ भी। ये ए रहेगा और यहाँ पे ए है तो यू। झोंक नहीं मारने बोली, ए के साथ बी आएगा करके, ठीक है? यू ए सी। ये फिफ्थ टू थर्ड एंड अगर हम गिनते हैं तो थर्ड एंड टू ये फिफ्थ एंड, ये देखिए ये फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड है, ठीक है? एंटीकोडॉन का प्रेजेंट रहेंगे। ये क्लोवर लीफ मॉडल है, हम आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पर बल्कि क्या रखना है, ये क्या है? टीआरएनए और ये एमआरएनए। कोडॉन प्रेजेंट रहेंगे एमआरएनए पे, एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेंगे। देखो ये जैसा लेके, ये देखो ये कोड है एंटीकोड। अब यहाँ पे तो आना पड़ेगा ना इसको, और यहाँ पे ऊपर में जो थर्ड एंड पे क्या अटैच होता है इसके? अमाइनो एसिड। अब ये यूएसी के हिसाब से जो एंटीकोडॉन है इसके हिसाब से वो अमाइनो एसिड कहां से लेके आएगा? साइटोप्लाज्म से लेके आएगा, थर्ड एंड पे अटैच करेगा और ये आएगा इसके ऊपर में, इस तरीके से इसके साथ में पेयर करेगा और यहाँ अमाइनो एसिड को छोड़ देगा, निकल जाएगा, फिर दूसरे कोड के लिए जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से वो लेते आएगा। ये प्रोसेस कोड, यही जो ट्रांसलेट करने की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर है? ट्रांसलेशन डिटेल में बस मैं यहाँ एक्सप्लेन। तो हमें मेन किसका, अभी यहाँ पे काम किसका आएगा एमआरएनए के बाद? टीआरएनए। ठीक है, ये डन है क्या यहाँ तक? जेनेटिक कोड के बारे में डन है क्या? जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट कोडॉन में रहेगा, यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रिपलेट कोडॉन ही क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट पोलैरिटी, फिफ्थ टू थर्ड एंड गिनोगे। नेक्स्ट अगर तीन कोडॉन हो गए तो उसके बाद वाला जो सेकंड है, जो कॉन्सेक्यूटिव सेकंड टर्म है, वो यूज नहीं होगा, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। ये तीन खत्म, इसको छोड़ दो अलग, तो नेक्स्ट तीन को हम गिनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कॉमा लेस, कॉमा नहीं लगता। नेक्स्ट डिजेनरेसी होती है। सिंगल कोडॉन अगर सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है तो बहुत सारे कोडॉन सिंगल अमाइनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूसीन के कितने हैं? 6, सिस्टीन के 2। नेक्स्ट यूनिवर्सल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। एयूजी अगर मिथियोनाइन को कोड करे तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिथियोनाइन को कोड कौन करेगा? एयूजी। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, मतलब अल्टरनेट पे, टू अल्टरनेटिव टर्म पे एक सिंगल कोडॉन ने अगर दे दिया एक सिंगल अमाइनो एसिड को, तो टू अल्टरनेट तक सेम कोड रिपीट नहीं जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएट हमेशा कौन करने वाला कौन? एयूजी, मिथियोनाइन की कोडिंग, और टर्मिनेशन हमेशा स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से? यूएए, यूएजी और यूजीए। क्लियर है? कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। कोडॉन कहां पे प्रेजेंट होंगे? एंटीकोडॉन क्लियर है? और मोस्टली शुरुआत वाले, स्टार्टिंग वाले कोडॉन कौन सा होगा? एयूजी और एंटीकोडॉन यूएसी। क्लियर है? टॉपिक पे आते हैं, म्यूटेशन। सुनो, कैंसर होता है पता है? मोस्टली कैंसर एक वन ऑफ द रीजन भी है। क्या होता है? म्यूटेशन से आता है। म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए की जो सेगमेंट है, डीएनए की जो बेस पेयर है, उसमें सडन क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। अगर गलती से ये देखो, या तो जो बेस पेयर है, बेस पेयर या तो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए या उसकी जगह पे और कोई आ जाए। ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या आएगा? पूरा का पूरा जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस का कोड चेंज हो जाएगा। अगर कोड चेंज हुआ तो उससे क्या हो सकता है? तो मुझे एक बात बताओ, एक ऐड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड बीच में ऐड हो गया, हमें तो ट्रिपलेट ही लेना है ना। यहाँ देखो, जैसे कि मैं लिख नहीं रही हूँ, ये समझो ये बना रहा था मिथियोनाइन, फॉर एग्जाम्पल मिथियोनाइन बना रहा था। ठीक है? अब यहाँ पे एक कोड ऐड हो गया, अब यहाँ पे आ गया सी, जी लिखा और सी बोल देंगे, सी आ गया। तो अब तो इस तीन को गिनोगे क्या? कि इस तीन को गिनोगे? उस तीन को। ठीक है? ये तीन, तो इसके वजह से ये क्या, इधर कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर हो रहा है?
इधर भी तो चेंजेस आएंगे, फिर हम ये 3 को गिनेंगे, इन तीन को क्लियर हो गया। तो अब तो चेंज हो गया पूरी तरीके से, तो इस चेंजेस की वजह से जो प्रोटीन बनना था वो बनेगा क्या? क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आएगा। चेंजेस, म्यूटेशन मतलब चेंजेस, तो चेंजेस आया सीक्वेंस में, और इस चेंजेस की वजह से बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कैंसर म्यूटेशन के कारण भी होता है, इसलिए बोला जाता है एक्सरेज वगैरह बहुत ज्यादा मतलब जेनेटिक म्यूटेशन करता है, ठीक है, तो चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये म्यूटेशन किसकी वजह से हो सकता है? बेस पेयर के इंसर्ट होने से, डिलीट होने से, या स्पेस चेंज करने की वजह से। रिप्लेस भी तो हो सकती है, यहाँ की उठ के यहाँ, यहाँ की उठ के वहां चले जाए। क्लियर है? तो उस कंडीशन में म्यूटेशंस आएंगे, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन दिया, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक दिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या? एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए, यहाँ पे किस पे आएगा? सिर्फ सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाए, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। याद आया? हाँ। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? वैलिन को रिप्लेस कर देता है ना, वैलिन वाली एक सिंगल बेस पेयर से कोडी चेंज हो जाता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें चेंज हो जाता है, तो हाफ मून स्ट्रक्चर क्या बनता है? आरबीसी बनते हैं ना, फॉर्म होते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया किस होता है? पॉइंट म्यूटेशन से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें 2 या 2 से ज्यादा, या तो बेस पेयर ऐड हो जाए, या डिलीट हो जाए। उस कंडीशन में जो म्यूटेशन आएगा वो क्या रहेगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर हो रहा है? दोनों क्लियर है? क्या होगा? म्यूटेशन चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं, किसमें? डीएनए के सीक्वेंसेस में। क्या हो सकता है? कैसे चेंजेस आ रहे हैं? जो बेस पेयर है या तो ऐड हो, या तो डिलीट हो, या तो रिप्लेस हो। क्लियर है? कभी कभी हो सकता है 2-2, 3-3 बेस पेयर भी गायब हो गई है, या फिर ऐड हो गई है, तो उसकी वजह से भी पूरा जेनेटिक कोड जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कैंसर वगैरह, ये सब भी इसी का एक पार्ट है। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो अमाइनो एसिड को लेकर आपको ट्रांसलेशन तो करवाना है, कोड को ट्रांसलेट करवाना है, तो अमाइनो एसिड लेकर कौन आएगा? तो जो ट्रांसपोर्ट आरएनए का ही काम क्या है? अमाइनो एसिड को लेके आना। भाई ये घोड़े की तरह, सॉरी गधे की तरह काम करते हैं, ऐसा पूरे साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स जो फैले हुए होते हैं उसको उठा के लाने का काम इसी का। ठीक है? तो देखो इस तरीके, ये 2D स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल, और ये उसका 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है? 2D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? क्लोवर लीफ मॉडल की तरह। और ये 2D दिखता है इन्वर्टेड एल, ये इस तरीके से एल दिख रहा है ना, इन्वर्टेड। देखो ये 2D और ये 3D स्ट्रक्चर। ठीक है? इसमें भी सेम 5th एंड 2 3rd है। ठीक है? लूप के फॉर्म में होते हैं। ठीक है? अब देखो 5th एंड से स्टार्ट होता है, और ये जो नीचे ये वाला जो लूप दिख रहा है ना, जिसपे एंटीकोडॉन लूप बोला है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है? एंटीकोडॉन्स होता है। हमें पता है एंटीकोडॉन्स क्या है? जो एमआरएनए है उसके अपोजिट वाले जो कोड करेगा, ठीक है, उसके अपोजिट वाले यहाँ पे आगे जो अटैच होंगे एमआरएनए पे, ये क्या है हमारा? एमआरएनए। क्लियर है? उसके एंटीकोडॉन लगे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटीकोडॉन लूप। ठीक है? और एक 3rd एंड पे पता है क्या? 3rd एंड पे एक्चुअली कौन अटैच होता है? ये क्या है हमारा? प्रोटीन, सॉरी अमाइनो एसिड। क्या है ये? ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, वहां पे ग्लूटामिक एसिड क्या है? अमाइनो एसिड। ठीक है? अगर हम बात करें तो ये जो 3rd एंड पे 3 अनपेयर्ड बेसेस होती है, कौन कौन सी? सीसी ए। भाई रीड 5th to 3rd एंड लिख करोगे, कौन सी? सीसी ए। ये कैसी होती है? अनपेयर्ड। बाकी जो दिख रही है बाकी सब क्या है? पेयर्ड। अनपेयर्ड वाली 3 क्या नाम है 3rd एंड पे जो प्रेजेंट होती है? सी सी ए। ये स्ट्रक्चर क्या है?
टीआरएन। ये देखो यहाँ पे भी अनपेयर्ड है ये वाले, ये 3 दिए, फिफ्थ एंड से स्टार्ट हुआ और ये थर्ड है। ये कैसा दिख रहा है एकदम एल टाइप। तो 3D को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एल, और 2D वाले डायग्राम को क्लोवर लीफ मॉडल। मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा, सेंट्रल प्रोटीन सिंथेसिस में सेंट्रल डोग्मा और ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा पूरा इसमें, और साथ में जेनेटिक कोड और स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा हमारा ट्रांसलेशन, जहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो जेनेटिक कोड है उसको डिकोड करेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।